नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास जैन, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा। आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय विधि की, तो आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि में अंतर्राष्ट्रीय संधियां। देखिए, जैसे कि संधि शब्द दो सम या विषम या सम प्लस विषम या विषम प्लस सम के मध्य संयोग को संधि कहते हैं। जो आज वर्तमान युग है वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों को अंतर्राष्ट्रीय विधि में सर्वप्रथम स्रोत मानता है। जैसा कि जब हम न्याय की स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं, उसके समक्ष कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को निपटारा करने के लिए वह सर्वप्रथम संधि देखता है कि इस विवाद को निपटारे के संबंध में कोई संधि है या नहीं है। संधि ना होगी उसके उपरांत ही वो प्रथाओं या सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांतों की बात करता है। अब बात करते हैं संधि होगी क्या। तो संधि सामान्यतः दो या दो से अधिक राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आपस में संबंधों को स्थापित करना एक प्रकार का समझौता होता है। इसमें ओपेनहाइम भी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां राज्यों के बीच समझौते हैं जो संविधा की प्रकृति के हैं तथा कानूनी अधिकार और उत्तरदायित्व उत्पन्न करते हैं। इसी क्रम में पासेट महोदय लिखते हैं कि संधि पक्षकारों के मध्य एक लिखित करार होती है जिसके द्वारा वे आपस में किसी विशेष क्षेत्र या उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधिक संबंध स्थापित करती है। इसमें प्रोफेसर स्वाजनबर्गर के अनुसार संधियां अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषयों के बीच समझौते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विधि में बंधनकारी उत्तरदायित्व उत्पन्न करते हैं। तो इसमें अंत में स्टार्क महोदय लिखते हैं कि लगभग सभी मामलों में संधियों का उद्देश्य संधि के पक्षकारों पर बंधनकारी उत्तरदायित्व उत्पन्न करना होता है। 1969 की संधियों की विधि के वियना अभिसमय के अनुच्छेद 2 में संधि की परिभाषा दी गई है। संधि एक करार होती है जिसके द्वारा दो से अधिक राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अपने संबंध या तो स्थापित करते हैं या स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। इस संधि की परिभाषा में यह आलोचना की जाती है कि संधि के पक्षकार राज्य होंगे। विस्तृत परिभाषा यह भी हो सकती है कि संधि में न केवल राज्य अपितु कुछ संस्थाएं भी सम्मिलित होती है। इस प्रकार संस्थाएं या राज्यों के मध्य विधिक संबंधों को या फिर अंतर्राष्ट्रीय विधि में एक समझौता करते हैं कि वो समझौता उन पर लागू होगा। उसके बाद बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि के से बाध्य होने के लिए सहमति व्यक्त करने के विभिन्न ढंग। इसमें 4 तरीके हैं। पहला है कि हस्ताक्षर। संधि से बाध्य होने के लिए किसी राज्य की सहमति हस्ताक्षर द्वारा तब व्यक्त की जाती है जब संधि में ऐसा प्रावधान हो कि संधि तभी लागू होगी जब संधि के पक्षकार उस पर हस्ताक्षर करेंगे, या फिर अगर ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि संधि में ऐसा प्रावधान नहीं है कि हस्ताक्षर होने के बाद लागू होगी, लेकिन उस संधि में जो लिखा हो उसको पढ़ने के बाद ऐसा ज्ञात होता हो कि हस्ताक्षर के बाद ही वो एनफोर्स होगी, या फिर हस्ताक्षर उक्त प्रभाव देने का आज से प्रतिनिधि की पूर्ण शक्तियों से प्रतीत होता है अथवा वार्ता के दौरान व्यक्त किया जाता है। मतलब जब संधि की जाती है तो संधि के पक्षकार या तो संधि में लिख देते हैं कि जब पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, या फिर उन वार्ताओं जब संधि होती है उस समय वार्ता के दौरान ऐसा कोई उल्लेख आता है, या फिर संधि की जो शब्दावली है उसकी जो ड्राफ्टिंग है उससे प्रतीत होता है कि हस्ताक्षर करने के बाद संधि लागू होगी, तो हस्ताक्षर अपेक्षित है। उसके बाद आता है संधि के विलेख को आदान प्रदान करना। संधि से बाध्य होने के लिए संधि में यह भी बात हो सकती है कि जो संधि का विलेख है उस पर हस्ताक्षर होने के बाद या हस्ताक्षर होने से पहले संधि के जो पक्षकार है संधि विलेख को एक दूसरे को प्रदान करते ही संधि का प्रभाव लागू हो जाएगा। उसके बाद है अनुसमर्थन, स्वीकृति अथवा अनुमोदन। संधि के बाध्य होने के लिए किसी राज्य की सहमति अनुसमर्थन द्वारा तब व्यक्त होती है जब ये संधि में प्रावधान होता है कि ऐसी सम्मति अनुसमर्थन द्वारा व्यक्त होगी, या ये अन्यथा सिद्ध की हो जाती है कि राज्यों ने ये तय किया था कि अनुसमर्थन आवश्यक होगा। जो तीसरा, इसमें राज्यों के प्रतिनिधियों ने अनुसमर्थन के अध्ययन संधि पर हस्ताक्षर किए हों। ठीक है, केवल हस्ताक्षर करने से संधि लागू नहीं होगी, उसके लिए अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन भी आवश्यक है। ये संधि की
जो शब्दावली है, ड्राफ्टिंग है, उससे पता चल जाएगा कि संधि किस तरह लागू होगी। इसमें चौथा है सम्मिलन अथवा अन्य साधन। संधि के बाध्य होने की किसी राज्य की सहमति या सम्मेलन द्वारा तब व्यक्त होती है जब संधि में प्रावधान होता है कि ऐसी संधि सम्मेलन द्वारा व्यक्त होगी, या अन्यथा सिद्ध हो जाता है कि वार्ता करने वाले राज्यों ने तय किया था कि ऐसी सम्मति सम्मेलन द्वारा व्यक्त होगी, या फिर सभी पक्षकारों ने तत्पश्चात तय किया कि ऐसी सम्मति सम्मेलन द्वारा व्यक्त होगी। उसके बाद आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि के बंधनकारी प्रभाव का आधार क्या है। इसमें भिन्न भिन्न विधिवेताओं द्वारा भिन्न भिन्न बात कही। इसमें जो विधि शास्त्री यानी एनजी लाटी, वो कहते हैं कि संधियों का बंधनकारी प्रभाव पेक्टा सेंट सर्वेंडा के सिद्धांत पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत के अनुसार संधि द्वारा उत्पन्न हुए उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य बाध्य है। इस विषय में बहुत से विधि शास्त्री ये भी कहते हैं कि संधि इसलिए बाध्य होती है कि जो संबंधित पक्षकार अर्थात राज्य धार्मिक या नैतिक सिद्धांत, मतलब संधि को पालन करने का आधार धार्मिक या नैतिक सिद्धांत हो सकता है। बहुत से विधि शास्त्री ये कहते हैं कि आत्मनियमन का सिद्धांत के अनुसार राज्य उत्तरदायित्व का पालन करते हैं, और कुछ विधि शास्त्री कहते हैं कि जो संधि है उसका इसलिए पालन किया जाता है कि उन्होंने उत्तरदायित्व को अपने ऊपर बंधनकारी मान लिया है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों का कहना है कि संधि करने वाला पक्षकार अपनी इच्छा द्वारा संधियों को बंधनकारी प्रकृति प्रदान करते हैं, परंतु उचित उत्तर यह है कि संधियां कानूनी रूप से बंधनकारी होती है, क्योंकि इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रथा संबंधी नियम है कि संधियां बंधनकारी होती है। अंतिम रूप से संधियों के विषय में बंधनकारी प्रभाव की नीति एक सिद्धांत पर आधारित है जिसे बहुधा पेक्टा सेंट सर्वेंडा के नाम से जाना जाता है। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधि कमीशन ने 1949 में ये निर्णय लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी विधि है उसका कोडिफिकेशन किया जाए, और अंतर्राष्ट्रीय विधि कमीशन ने 1966 में काम पूरा कर लिया, और ये 1969 और 1980 में ये लागू हो गई। 1969 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में संधियों की विधि के विषय में एक सम्मेलन बुलाया गया अंतर्राष्ट्रीय विधि कमीशन द्वारा, और उसमें एक अभिसमय पारित हुआ, वियना अभिसमय 1960। उसका आर्टिकल 26 भी पेंटा सेंट सर्वेंडा के सिद्धांत को अपनाया और स्पष्ट इसमें उल्लेख किया कि प्रत्येक लागू संधि पक्षकारों पर बंधनकारी है तथा उसे उसी सद्भाव से पूरा करना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि संधि बनेगी कैसे। संधि बनने के लिए कुछ 5-7 चरण हैं। उसमें पहला है प्रतिनिधि को समझौता वार्ता के लिए अधिकार प्रदान करना। देखो, ये घर की बात भी है, जैसे घर से कोई मेंबर कहीं अपना घर का मुखिया बाहर जाता है तो वो घर को रिप्रेजेंट करता है, चाहे मुखिया हो या कोई सदस्य हो। इसी प्रकार जो जिस देश का प्रतिनिधित्व है वो उस देश को रिप्रेजेंट करता है। संधि के बनाने के सर्वप्रथम कदम ये होता है कि किसी भी संधि के पक्षकार अपने किसी प्रतिनिधि को संधि के विषय में वार्ता करने का अधिकार प्रदान करते हैं। जब किसी संधि को बनाने के विषय में कोई सम्मेलन होता है तो वो व्यक्ति अपने देश का रिप्रेजेंटेट करता है। दूसरा है समझौता वार्ता तथा संधि को अपनाना। जो उपयुक्त अधिकृत व्यक्ति संधि के विषय में वार्ता आदि करते हैं, जैसा कि संधि का क्या प्रावधान हो इसके बारे में निर्णय लिया जा सके। जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि राज्य द्वारा अधिकार प्रदान किए जाने वाले प्रतिनिधि की इस प्रकार की वार्ता के अधिकारी होते हैं। वार्ता के उपरांत जब संधि के प्रावधान के विषय में निर्णय लिया जाता है तो उसे अपना लिया जाता है। उसके बाद आता है हस्ताक्षर। जो व्यक्ति अपने देश को रिप्रेजेंटेट करता है उस व्यक्ति द्वारा उस संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, परंतु संधि उन पक्षकारों पर तभी बाध्यकारी होती है जब तक कि बाद में उसका अनुसमर्थन नहीं कर दिया जाता। संधि के बनने में अनुसमर्थन का बहुत अधिक महत्व है। सामान्यतः अनुसमर्थन के बिना राज्य पक्षकारों पर संधि प्रावधान बंधनकारी नहीं होते। एग्जाम्पल के रूप में जैसे 5 या 20 कुछ सदस्य राष्ट्र किसी विषय पर संधि करते हैं और भारत का कोई प्रतिनिधि उसमें उपस्थित है, उसके द्वारा हस्ताक्षर कर देने मात्र से वो संधि भारत में लागू नहीं हो जाती जब तक उचित प्रक्रिया के माध्यम से भारत सरकार अर्थात भारत की संसद उसका अनुसमर्थन नहीं कर देती। उसके बाद आता है सम्मेलन तथा सशक्ति। राज्यों के अभ्यास में ये पता लगता है कि वह राज्य जिसने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं वे भी इसे बाद में स्वीकार कर सकते हैं। सम्मेलन किसी राज्य द्वारा तब किया जा सकता है जब किसी संधि को उसके निश्चित पक्षकारों ने हस्ताक्षर करके स्वीकार कर लिया है तथा उसका अनुसमर्थन भी कर दिया है।
कई बार क्या होता है कि जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, किसी विषय पर संधि पारित करते हैं तो अपेक्षित मतों की आवश्यकता होती है, वह इतने राष्ट्र सिग्नेचर, इतने राष्ट्रों द्वारा अनुसमर्थन करने के बाद ही वो संधि लागू होगी। तो कुछ राष्ट्र उस अपेक्षित संख्या के अनुसमर्थन के बाद संधि को स्वीकार कर सकते हैं। उसके बाद आता है संधि का लागू होना। संधि का लागू होना संधि के प्रावधानों पर निर्भर करता है। बहुत सी संधियाँ केवल हस्ताक्षर करने के बाद लागू हो जाती है, परंतु कुछ संधियाँ ऐसी होती है जिनके लिए अनुसमर्थन अपेक्षित है और निश्चित संख्या के पक्षकारों ने उस पर अनुसमर्थन कर लिया है। यह संधि उन्हीं राज्यों के बीच विधि में रूप लेती है जिन राज्यों ने उस पर हस्ताक्षर करके अनुसमर्थन दिया है। उसके बाद आता है पंजीकरण एवं प्रकाशन। किसी संधि के लागू हो जाने के बाद उसका पंजीकरण तथा प्रकाशन भी सामान्यतः आवश्यक समझा जाता है। यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 102 में प्रावधान है कि प्रत्येक संधि या अंतर्राष्ट्रीय करार जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य करते हैं उनका संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय में पंजीकरण आवश्यक है तथा उसके द्वारा इसका प्रकाशन भी होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विधि में संधि के संबंध में एक विषय है संधि का अनुसमर्थन। संधि के अनुसमर्थन से तात्पर्य है कि हस्ताक्षर किसी राष्ट्र के प्रतिनिधित्व द्वारा जब संधि में हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं तो उस राष्ट्र के द्वारा उसका अनुसमर्थन आवश्यक है। जैसे भारत की बात करते हैं तो कोई भी संधि पर भारत के प्रतिनिधित्व द्वारा हस्ताक्षर करने मात्र से लागू नहीं हो जाती जब तक भारत की संसद उसके संबंध में उचित विधि नहीं बना देती और उस पर उचित प्रक्रिया के माध्यम से कानूनी अमली जामा नहीं पहन लिया जाता। इसके बाद संधि की समाप्ति। संधि की समाप्ति दो तरीके से होती है, विधि द्वारा और पक्षकार राज्यों के आचरण द्वारा। विधि द्वारा संधि की समाप्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में हो सकती है। पहला, किसी एक पक्षकार के विलुप्त हो जाने पर, जहाँ संधि दो राज्यों के बीच हुई हो, एक राज्य समाप्त हो जाए मतलब दूसरे राज्य में सम्मिलित हो जाए या किसी तीसरे राज्य उस पर विजय प्राप्त कर ले तो संधि समाप्त हो जाएगी। युद्ध के प्रारंभ हो जाने पर, इसमें कुछ अलग अलग अवधारणाएं हैं। कुछ संधियाँ ऐसी होती है कि युद्ध के उपरांत भी यथावत बनी रहती है, कुछ संधियाँ ऐसी होती है जो युद्ध के उपरांत निलंबित हो जाती है और कुछ संधियाँ युद्ध के समय समाप्त हो जाती है। उसके बाद आता है तीसरा, संधि का सारवान उल्लंघन। जिस विषय के लिए संधि की गई है और उस सदस्य जिन राष्ट्रों द्वारा संधि की है उन राष्ट्रों द्वारा या राज्यों द्वारा संधि का उल्लंघन किया जाता है तो संधि समाप्त हो जाती है। संधि का लागू होना संभव हो जाना, अगर परिस्थितियाँ जिस परिस्थितियों में संधि की थी वह परिस्थितियाँ नहीं रही और विपरीत परिस्थितियाँ पैदा हो गई तो संधि का लागू होना संभव हो जाता है। इसके बाद आता है रिवर्सिव स्टेटिस। इसका मतलब ये है कि जब उन मौलिक परिस्थितियों में जिनमें संधि की गई थी परिवर्तन हो जाता है तो एक आधार हो जाता है कि दूसरा पक्षकार संधि को समाप्त कर दे। निश्चित अवधि की समाप्ति पर, एक अवधि विशेष के लिए अगर संधि की गई हो वो अवधि समाप्त होने पर संधि स्वतः समाप्त हो जाएगी। किसी संधि का लगातार उल्लंघन होने पर भी संधि समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आता है जस कॉन्जस। इसके अनुसार यदि सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय विधि किसी नए अलंघनीय नियम, मान लो किसी विषय पर संधि हुई, 50 राष्ट्रों ने मिलकर संधि बनाई, उसी विषय पर 100 राष्ट्रों ने मिलकर पुनः नई संधि कर ली तो पुरानी वाली संधि स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और दूसरा, राज्यों के आचरण द्वारा। संधि का पालन करना राज्यों पर निर्भर करता है। अगर राज्य ऐसा आचरण करते हैं जिससे संधि का उल्लंघन होना प्रतीत होता है तो संधि समाप्त हो जाएगी।